बच्चों सबको गुड इवनिंग। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 का जो नेक्स्ट वीडियो है वो देखने जा रहे हैं और उसके बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो समझने जा रहे हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों वो है एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। तो एग्रोकेमिकल्स मतलब जो केमिकल हम लोग एग्रीकल्चर में यूज करते हैं तो उसको हम लोग एग्रोकेमिकल्स कहते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एग्रीकल्चर ग्रीन रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो ग्रीन रिवोल्यूशन का भारत में शुरुआत हुआ 1965 से। तो ग्रीन रिवोल्यूशन की शुरुआत से अब तक हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कई गुना इन्हांस किया है। आपको जैसे पता है कि जो राइस का प्रोडक्शन 1960 यानी 1960 के समय जो 35 मिलियन टन था वो ईयर 2000 यानी सन 2000 तक आते आते वो राइस का प्रोडक्शन हो गया 89.5 मिलियन टन। मतलब राइस का प्रोडक्शन जो है बच्चों मोर देन 2 टाइम्स यानी अप्रोक्स 3 टाइम्स बढ़ गया राइस का प्रोडक्शन। उसी तरह जो वीट का प्रोडक्शन है, जो हमारे देश में वीट का प्रोडक्शन 11 मिलियन टन था, वह वीट का प्रोडक्शन बढ़कर 75 मिलियन टन यानी लगभग 7 टाइम 7 गुना बढ़ गया। लेकिन बच्चों आपको क्या पता है कि इसमें इस प्रोडक्शन को इतने बड़े पैमाने पर बढ़ाने में किसका भूमिका रहा? तो इसमें हमारे देश के किसानों का तो अहम यानी एक मेन रोल तो रहा ही, प्लस उन किसानों ने अपने खेतों में जो केमिकल इंसेक्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, उस एक केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स ने बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने किसानों को ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में काफी मदद किया। तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी आज हमारे देश में चाहे फल की हो, सब्जी की हो या कोई सीरियल्स क्रॉप्स की हो, तो चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी चाहे कितनी भी अधिक बड़ी हो, लेकिन इस सबके पीछे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का भूमिका है। तो लेकिन बच्चों आप ये बात जान लो कि ये केमिकल, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स या और भी एग्रोकेमिकल्स जो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये वैसे तो है हम लोग के लिए काफी बेहतर इस मामले में क्योंकि हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये एग्रोकेमिकल्स हमारे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर खास बात तो यह है कि ये हमारे इन्वायरमेंट में अगर किसी फूड चेन में इंटर कर जाए तो बायोमैग्निफिकेशन तो होता ही है, प्लस लोगों में कैंसर या अन्य जेनेटिक प्रॉब्लम्स की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आप कह सकते हो कि एग्रोकेमिकल्स जो हम लोग अपने एग्रीकल्चर फील्ड में इस्तेमाल करते हैं वो दे शुड बी स्टॉप, उसका स्टॉपेज होना चाहिए। मतलब कि या हो सकता है कि हमारे पास एकदम से हम उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली धीरे धीरे हम वैसा एग्रीकल्चर जो कि केमिकल बेस्ड है उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो। जैसा कि मैंने आपको एक डीडीटी का केस बताया था बायोमैग्निफिकेशन वाला, जो कि एक पॉन्ड इकोसिस्टम है, लेक इकोसिस्टम में आपने देखा था कि एक ग्रेजुअली एक फूड चेन में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीडीटी की मात्रा बढ़ते गई थी और उसका बुरा असर जो फिशेस को खाने वाली बर्ड्स हैं उन पर पड़ा था। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम चाहे तो ऐसे एग्रोकेमिकल्स के प्रभाव को रोक सकते हैं और इसके लिए हमें अपने खेतों में केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के को छोड़कर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना होगा। और कुछ ऐसा ही केस स्टडी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, हरियाणा का है। हरियाणा में एक किसान था रमेश चंद्र डागर, उसका नाम है रमेश चंद्र डागर। तो रमेश चंद्र डागर जो है वो उन्होंने कुछ प्रण किया। उन्होंने सोचा कि एग्रोकेमिकल्स को छोड़कर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाए। तो इसके लिए उन्होंने प्रयास भी किया। उन्होंने अपने पूरे एग्रीकल्चर फील्ड में एक ही जगह पर कई सेटअप स्थापित किए। आप कह सकते हो कि उन्होंने अपने खेत में
थोड़ा सा एरिया में उन्होंने बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पाला। कुछ एरिया में उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यानी जो रेन वाटर आता है, मतलब कि जो बारिश के पानी को इकट्ठा करने का उपाय लगाया। कुछ एरिया में उन्होंने डेयरी फार्म स्टेब्लिश किया जिससे दूध उत्पादन हो सके, और जो गाय का गोबर हो उसका इस्तेमाल उन्होंने बायोगैस प्लांट यानी उसी एरिया में उन्होंने बायोगैस प्लांट को भी स्टेब्लिश किया। तो बच्चों इस तरह के फार्मिंग को हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करते हैं, क्योंकि एक प्रैक्टिस का जो रॉ वेस्ट मटेरियल है दूसरे प्रैक्टिस में इस्तेमाल हो जाता है। जैसे उन्होंने खेती किया, रमेश चंद्र डागर ने अपने एग्रीकल्चर फील्ड में जो खेती किया, तो खेती का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उस वो गाय के लिए, भैंस के लिए चारा बन गया, और उसका गाय भैंस का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, मतलब उसका स्टूल, उसका पोटी, गोबर से उन्होंने गोबर गैस प्लांट, यानी जो गोबर गैस प्लांट होता है उसमें एनर्जी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने गाय का स्टूल यानी गोबर का इस्तेमाल किया, जिससे उस फार्म का जो लोकल एनर्जी रिक्वायरमेंट था, जैसे उसको लाइटनिंग करने का, फार्म को लाइटनिंग करने का, फार्म में कुछ जलाने वगैरह का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट था वो गोबर गैस प्लांट से पूरा हो गया। और बच्चों इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि उसी सेटअप में उन्होंने जो डेयरी फार्म का जो वेस्ट होता है, सॉरी, ये क्या बोलते हैं, बायोगैस प्लांट का वेस्ट होता है, वो फर्टिलाइजर की तरह, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरह हुआ, ऑर्गेनिक मैन्योर्स की तरह इस्तेमाल किया गया खेतों में, और इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। और बी कीपिंग करने का फायदा ये हुआ कि बी जो है, मधुमक्खियां ने जो अनाज या जो और कोई फसल उन्होंने लगाया था अपने खेतों में, उस पौधों में अच्छी तरह से पोलिनेशन किया मधुमक्खियों ने। इससे क्या हुआ कि बेहतर पोलिनेशन होने के कारण फ्रूट सेट यानी अनाज बहुत अच्छा लगा, फल सब्जी का उत्पादन काफी अच्छा हुआ। तो इस तरीके से रमेश चंद्र डागर के इस प्रोजेक्ट का समर्थन करते हुए 5,000 से अधिक यानी 5,000 से अधिक किसानों ने रमेश चंद्र डागर के इस मुहिम का समर्थन किया, और रमेश चंद्र डागर ने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब का निर्माण किया, और उस हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब से आज के समय मोर देन 5,000 फार्मर्स जो है उससे जुड़े हुए हैं, और रमेश चंद्र डागर के इस कॉन्सेप्ट को वो अपना रहे हैं। थैंक यू।